मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका चाइना कोल्ड वार के दौरान इसराइल की फॉरेन पॉलिसी अरब वर्ल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। अरब ममालिक ने खुद को अमेरिका चाइना कोल्ड वार में बैलेंस करके चलने की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, बल्कि इवन रशिया के मामले में भी हमें इजरायली पॉलिसी बाकी के मिडल ईस्ट से अलग नज़र आती है। ना तो इसराइल रशिया के साथ अपनी टाइज मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है और ना ही चाइना के साथ वो अमेरिका से पूछे बिना कोई मुआहदा करता हुआ नज़र आता है। बीच में एक हाइफा का बंदरगाह इन्होंने ज़रूर चाइनीज़ कंपनी को दिया था, ठेका दिया था उन्होंने, लेकिन फिर अमेरिकन दबाव के कारण वहाँ इंडिया के गौतम अडानी साहब को वो लेकर आ गए थे। तो इजरायली फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर यूँ लगता है जैसे अमेरिका और EU की मोहताज होकर रह गई है। इनसे हट के इसराइल के लिए फैसले करना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन अरब वर्ल्ड इस तरह नहीं कर रही। इन्होंने तेल की पैदावार भी नहीं बढ़ाई। यूक्रेन जंग के बायस बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस को कम करने के लिए अमेरिका ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि दुनिया में कीमतें कम हो जाएं और उनके जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं वो सस्ता तेल खरीद सकें। लेकिन अरबों ने ऐसा नहीं किया और ना ही वो अपने टाइज चाइना से डाउनग्रेड करने की उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई उन्होंने अमेरिका की रिक्वेस्ट पे। तो वन थिंग इज़ क्वाइट क्लियर, ये जो अरब इसराइल दो धड़े हैं ये दरार वाज़े नज़र आ रही है। मिडल ईस्ट के अंदर दो तरह की फॉरेन पॉलिसियाँ हमें नज़र आती हैं। एक के अंदर अमेरिका टॉप का प्लेयर है तो दूसरे के अंदर अगर चाइना टॉप का प्लेयर नहीं भी है तो अमेरिका की इक्वलेंट ज़रूर है। और ये मुमकिन है फिर इस वजह से कि नेटो प्लस किस्म की कोई चीज़ इस रीजन के अंदर परमानेंट एंट्री मार दे। यानी जो ही अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम होगा तो मुमकिन है कि यहाँ पर अमेरिका नेटो प्लस किस्म की कोई चीज़ बना के और बहुत सारे मुल्कों के अपने जो इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर यूरोपियन जो इत्तेहादी हैं, उनको लेकर आ जाए यहाँ पर इस रीजन के अंदर। ये पहले कर चुके हैं, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर नेटो फोर्सेस को वो घुसा चुके हैं कि यहाँ पर नेटो प्लस कोई आ जाए रीजन के अंदर। अच्छा, अमेरिका और इजराइल अनकरीब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल अनकरीब ईरान पे हमले के हवाले से नई ड्रिल्स शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ईरान पे हमला करने और हमले के बाद ईरानी रिटालिएशन का जवाब देने के लिए अमेरिका और इजराइल के दरमियान जल्द बड़े लेवल पर वॉर एक्सरसाइजेज शुरू होने वाली हैं। अरब न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि US इजराइल विल मिलिट्री ड्रिल्स टू सिम्युलेट अटैक ऑन ईरान। ये खबर उसी रोज़ आई थी जब यरूशलेम में 2 धमाके हुए थे जिनमें 12 के लगभग इजरायली जख्मी हुए थे। 23 नवंबर को ये वाक़या पेश आया था और ये न्यूज़ मैंने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की थी। बस के अड्डों पे ये हमले हुए थे, वहाँ पर यरूशलेम में बस के अड्डों पे हमले हुए थे। बम ब्लास्ट वैसे देखें पहली और दूसरी फ़लस्तीनी इंतफादा में भी आम बात थी। साल 2000 से लेकर अगले 10-12 साल तक जो सेकंड इंतफादा वहाँ पर शुरू हुई थी। इंतफादा आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अपराइजिंग को अरबी में इंतफादा कहते हैं। तो उसके अंदर बम ब्लास्ट जो थे आम सी बात थी पहली और दूसरी इंतफादा में। लेकिन 2016 के बाद ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन के अंदर ये पहली बार हुआ है कि कोई इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं। ये पहला वाक़या हुआ है। लगभग 6 साल तक कोई वाक़या बम ब्लास्ट का नहीं हुआ था। इसके दरमियान असल में इन 6 सालों के दरमियान नाइफ और ये जो छुरियाँ होती हैं इसके वाक़यात होते रहते थे, लेकिन बम धमाके जो हैं वो फर्स्ट टाइम देखने को मिले। मैंने नेतन्याहू के PM इलेक्ट होने से पहले ही ये न्यूज़ दे दी थी ब्रॉडर व्यू में आपको कि अब हालात ख़राब होंगे वहाँ पर इसराइल के अंदर, क्योंकि इसराइल की हिस्ट्री की सबसे सख्त सरकार बनी है जिससे मिडल ईस्ट के हालात ख़राब होने वाले हैं मज़ीद। अब इधर ये हुआ है और सेम डे उसी दिन जब ये धमाके हुए ना उसी दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला करने के हवाले से ज्वाइंट ड्रिल्स अनाउंस किए हैं। अच्छा, इन 24 से 48 घंटों में अहम वाक़यात बहुत सारे हुए हैं, लेकिन व्हाट टू डू, हमारा जो मीडिया है ना सब कॉन्टिनेंट का इतना अंधा बहरा गूंगा हो जाता है अक्सर मिडल ईस्ट के मामलात में कि वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं मिडल ईस्ट की वो हमसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। यरूशलेम के धमाकों के अलावा एक और भी बहुत बड़ा धमाका हुआ है उसी रोज़, और वो हुआ था शाम के शहर दमश्क में, द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दमस्कस। इस्लामी तारीख ख़ास तौर पर इस्लामिक प्रोफेसीज मुकम्मल ही नहीं होती दमश्क के बिना। हज़ारों साल पुराना शहर है। यह भी यरूशलेम की तरह एक तारीखी शहर है। दमश्क में भी उसी रोज़ धमाका हुआ था और उस धमाके के अंदर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं ईरान के पासदारान इनकलाब, उनका बड़ा अहम ऑफिसर शहीद हो गया था। मूसाद पे शक जाहिर किया जा रहा है, इजरायली खुफिया एजेंसी मूसाद के प्रोबेबली दे हैव डन दिस। ईरानी उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कर्नल दाऊद जाफरी इनका नाम था, बड़े सीनियर और आला लेवल के ऑफिसर थे पासदारान के।
اور یہ جو آن گوئنگ موساد اور CIA فنڈڈ مظاہرے ہو رہے ہیں ایران کے اندر اسلامی حکومت کے خلاف، ممکن ہے کہ ان کا بھی گرانڈ آبجیکٹیو یہی ہو کہ بڑے حملے سے پہلے ایران کو تھکایا جائے. اٹس اے ملٹری اسٹریٹجی بیسیکلی. جب بھی حملہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی ایک پرانی ملٹری اسٹریٹجی ہے. جب بھی حملہ ہوتا ہے نا تو پہلے ٹارگٹ کو سافٹ کرتے ہیں. تو ممکن ہے اس وقت ایران کو سافٹ کیا جا رہا ہو. ایونٹس بتا رہے ہیں کہ سم تھنگ از کوکنگ، کوئی کھچڑی یہاں پک رہی ہے. جس طریقے سے ایران کو اندر سے اور باہر سے انگیج کیا جا رہا ہے نا، یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیز ہے. اچھا، اسرائیل شام کے اندر بھی کاروائیاں کرتا ہے. جب بھی کرتا ہے نا تو وہ زیادہ اس پہ بات ہی نہیں کرتا. تو ایرانی اس حملے کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. لیکن اسرائیلی چپ ہیں اور انہوں نے ان الزامات کو نہ تو ایکسیپٹ کیا ہے نہ ریجیکٹ کیا ہے. لبنان کے ساتھ بھی اسرائیل نے پیس ڈیل سائن کی حال ہی میں، ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے. لبنان کے اندر ایز یو نو کہ پاورفل ایرانی جو پروکسی ہے حزب اللہ، وہ موجود ہے. سید حسن نصر اللہ کی جماعت، جن کے پاس ایڈوانس لیول کے ایرانی میزائل موجود ہیں اور ان کی جنگیں ہو چکی ہیں، پہلے بھی کلیشز ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو ایران پہ حملے کی صورت میں لبنان سے اسرائیلی کی طرف کوئی ریٹالیشن نہ آئے، اسی لیے اسرائیل نے پہلے ہی ان کے ساتھ پیس اکارڈ کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہے کسی بڑے ایک کارروائی سے پہلے. لیکن کیا اس کے بعد حزب اللہ خاموش رہے گی اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا؟ تو دیٹ وی نیڈ ٹو سی. یروشلم پوسٹ تو کہہ رہا ہے کہ besides improving its own capabilities, Iran has started for the first time to more aggressively share cyber tools with Hezbollah. تو اسرائیل کے لبنان کے ساتھ پیس ڈیل کے بعد بھی ایرانی اور لبنانی ملٹری کوآپریشن تو جاری ہے. اچھا، آخر میں ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر ریجیم چینج کا پورا زور لگایا ہوا ہے، اس میں ایران کے جو یہودی ہیں، ایرانی یہودی ایک بڑے ایک امپورٹنٹ کمیونٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلامی ایران چاہتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ. ویسے یہودی کہہ رہے ہیں ہم اسلامی ایران چاہتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو بلکہ کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اس وقت 10,000 سے کچھ کم یہودی ایران کے اندر رہتے ہیں. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اصفہان کے. اصفہان ایران کا شہر ہے. تو یہاں پر اس وقت 10,000 سے کچھ کم یہودی ایران کے اندر ہیں. 1979 میں جب انقلاب آیا تھا، اسلامی انقلاب ایران، تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ یہودی وہاں رہتے تھے اور ان کی جو تعداد اب کم ہو کے 10,000 ہو گئی ہے. انہوں نے ایران کی اسلامی حکومت کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، which is very interesting. مڈل ایسٹ کے حالات کچھ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، خرابی کی طرف ہی معاملات جا رہے ہیں. اور اگر مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو پوری دنیا ڈی اسٹیبلائز ہوگی. دیٹ از فار شیور.